हाँ जी, कैसे हो? सब ठीक हो? तो चलिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियां। उसमें से अपन ने भील जनजाति पढ़ ली थी और आज पढ़ रहे हैं मीणा जनजाति। ठीक है। वैसे कल वाली जो क्लास थी काफी लेंदी हो गई थी, लेकिन इतना ही बताया गया है भील जनजाति के बारे में। जो जनजाति जितनी ज्यादा पुरानी होगी, सबसे प्राचीनतम जनजाति वही तो है राजस्थान की भील, तो जितनी पुरानी होगी उसके बारे में उतनी ज्यादा बातें होगी। तो इसलिए वो थोड़ी ज्यादा लेंदी हो गई थी। 45 मिनट की क्लास है ना। और थोड़ा बहुत अपन ने जनजाति के बारे में विवरण भी देखा था कि कैसे उत्पत्ति होती है, कितने पिछड़े हुए हैं, सरकार क्या कर रही है इनके लिए, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या विशेषता है इनकी, संविधान में क्या उल्लेखित है इनके लिए, है ना, कौन सा वर्ड है कौन सा नहीं, ये सारी चीजें अपन ने जानी थी। तो उसमें फिर वो टाइम गया था। ठीक है। अब जैसे जो बाकी जनजातियां बची है, मीणा हो गई, सांसी हो गई, सहरिया, गरासिया, हाँ, कंजर जनजाति, कठोड़ी जनजाति, ये बहुत छोटी छोटी है, जैसे 15-20 मिनट की। एक गरासिया जनजाति, वो भी थोड़ी लेंदी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। भील और गरासिया, सहरिया, इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। वैसे सबको पढ़ना है बराबर, क्या पता कहाँ से उठा ले आरपीएससी क्वेश्चन, है ना, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे अपन है ना, लंगा, मांगड़ियार और ये मिरासी, ये समुदाय है पश्चिमी राजस्थान के, लेकिन इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे, ये जनजाति नहीं है। वैसे अपन लोकगीत लोक नृत्य पढ़ेंगे ना, उनमें इन चीजों को पढ़ेंगे, है ना। कि लंगा और मांगड़ियार है ना, वादन का कार्य करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी चलो देख लेंगे थोड़ा सा उनके बारे में, है ना। वैसे तो अगले वाले टॉपिक में देखेंगे इसी। मीणा जनजाति, इनके बारे में ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मीणा है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल में या फिर जनसंख्या की दृष्टि से मान लो, कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। ठीक है। भील जनजाति कौन सी थी, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी। सबसे बड़ी कौन है, मीणा जनजाति। इसके बारे में विशेषता ये है कि राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति जो मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है, मीणा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, सेवा क्षेत्र में, है ना, चाहे आईएएस हो, आईपीएस, आरएएस, आईआरएस, जो भी आप सेवा क्षेत्र में देखना चाहो, हर प्रकार की नौकरियों में आपको मीणा तो मिल ही जाएंगे, है ना। हर डिपार्टमेंट में मीणा मिल जाएंगे आपको। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति जो है वो कौन सी है, मीणा जनजाति है ना। वो चीज है। इसके बाद में मुख्य क्षेत्र की अगर अपन बात करें, मुख्य क्षेत्र, पहले राजस्थान के बारे में बात करें, फिर भारत के बारे में भी देख लेते हैं। चलो भारत के बारे में, भील जनजाति के बारे में अपन ने देखा था कि भारत में किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान के बारे में तो अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी राजस्थान की बॉर्डर पे है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में या फिर इन राज्यों में क्या भील जनजाति पाई जाती थी। और बाकी राजस्थान में तो अपन ने देख ही लिए थे कौन कौन से जिलों में। भील जो मीणा जनजाति है वो पाई जाती है मोस्टली दो राज्यों में, एक तो राजस्थान में और एक थोड़ी बहुत पाई जाती है कहा, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में देखें तो राजस्थान में अगर भी मीणा जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र पूछा जाए आपको, तो वो है क्या, जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पूर्वी राजस्थान में जो आता है, भरतपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, थोड़ी बहुत टोंक में भी पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये इस क्षेत्र में मेनली तो जयपुर है। आपको एक ही याद रखना है, यही पूछा जाता है, लेकिन आपको इतना भी ध्यान रखना है कि किस किस क्षेत्र में क्या पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन भाषा की बात करें, है ना, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, पहाड़ी क्षेत्र मतलब पर्वत, पठार, पहाड़ी मतलब पर्वत, ये है पठार, मरुस्थल, सॉरी मैदान और मरुस्थल, है ना, मैदान और मरुस्थल, ये समझाने के लिए। ठीक है। जनजातियां जो सामान्यतः या फिर अधिकांशतः जो पाई जाती हैं, वो पाई जाती है एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर पठारी क्षेत्रों में। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में और मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि सर्वाधिक जो अवसंरचना का जो निर्माण होता है, या फिर औद्योगिक क्षेत्र मान लो, या सर्वाधिक विकसित जो क्षेत्र होता है वो कहाँ, मैदानी क्षेत्र ही तो होता है, क्योंकि सब कंडीशन इसके क्या अनुकूल होती है ना, मैदान में। तो इसलिए सर्वाधिक जो डेवलपमेंट होता है मैदानी क्षेत्रों में ही होता है। तो जिस तरफ ज्यादा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, अवसंरचना होगी, तो वहां पर जनजातियां तो पाई नहीं जाएगी, है ना। जनजातियां एक इनडायरेक्टली अपन वर्ड से समझ सकते हैं इसका मीनिंग, की पिछड़ी हुई, है ना। तभी तो सरकारें उनके लिए इतना कुछ कर रही है। तो वो कहाँ, या तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी मोस्टली, या फिर पठारी क्षेत्रों में। ठीक है। मेनली पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। भाषा की अगर अपन बात करें, तो भाषा मेनली जयपुर में पाई जा रही है, तो इनकी भाषा ढूंढाड़ी। जयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो कि हाड़ौती भाषा का ही एक उप प्रकार है ना। ढूंढाड़ी में ऐसे बोले, हाँ, कोटा छह कहीं कर रहे हो छह, है ना, छह छह लगा, ह को छह कर देते हैं। हाड़ौती में भी तो वही बोली जाती है सेम, वही है, ह को ये छह बोलते हैं।
ढूंढाड़ी भाषा हो गई इनकी। अब मैंने बोला है कि अलवर भरतपुर, तो उधर मेवाती लैंग्वेज बोली जाती है, वो भी इनकी लैंग्वेज हो गई। दोसा बोला है तो दोसा में एक राजावटी बोली जाती है, नागरचोल बोली जाती है, ठीक है। तो ये भी इनकी भाषा हो गई। इसके अलावा मैंने सवाई माधोपुर, करौली बताया, है ना। तो धौलपुर, तो इधर क्या, ये ब्रजभाषी क्षेत्र आ गया है, ब्रजभाषी क्षेत्र। ब्रजभाषी मतलब कि बहुत मीठी बोली होती है इनकी, ऐसे कि ओ मोरी मैया ई का है गो है, ये ऐसे वाली, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान वाले बोलते हैं इसको। तो अलवर भरतपुर में ये बोली जाती है, ठीक है। ब्रजभाषी, सॉरी, भरतपुर में जो डी क्षेत्र है वहां पर, जैसे एक कौन सा क्षेत्र है वो, बयाना वगैरह, उनमें तो अलग बोली जाती है ना। तो डी वगैरह में ये बोली जाती है। अच्छा, ठीक है, भाषा की बात हो गई। इसके अलावा विशेषता, विशेषता मैंने बता दिया कि राजस्थान की सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। अच्छा, एक और बात बताऊंगी मैं आपको मीणा जनजाति के बारे में। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए, है ना। 10वां अवतार कल्कि अवतार, जो कि अपन ने जब राजस्थान के संत पढ़े थे तब पढ़ा था कि संत मावजी, है ना। तो संत मावजी जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करी, है ना, निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, चोपड़ा ग्रंथ, वाद विवाद शैली में लिखा गया है, और इसमें भविष्यवाणियां की गई है, लेकिन उसको एक ही दिन पढ़ा जाता है वर्ष में। किस दिन? दीपावली के दिन खोलकर पढ़ा जाता है सिर्फ, है ना। तो जो संत मावजी थे, है ना, उनके जो अनुयायी थे, है ना, तो वो संत मावजी को भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। कौन सा? 10वां अवतार, ठीक है। अब आते हैं अपन भगवान विष्णु के पहले अवतार पर। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, जैसे एक 10 अवतार मत्स्य अवतार, है ना। उसके बाद कुर्ग अवतार, वराह अवतार हुआ है भगवान का, परशुराम अवतार हुआ है, राम कृष्ण ये भी तो अवतार हुए हैं, वेंकटेश्वर अवतार हुआ है, और फिर कल के अवतार वो भी दे रखा है, वामन अवतार हुआ है, परशुराम हुआ है। तो लगभग 10 अवतार ये हो गए। तो पहला जो अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का, वो माना जाता है मीन अवतार या मत्स्य अवतार, ठीक है। मत्स्य अवतार में ये लिखा गया है, मतलब कहने का मतलब ये जो मीणा है, ये भगवान विष्णु का वंशज मानते हैं खुद को, है ना। खुद को भगवान विष्णु का वंशज मानते हैं कि हम तो भगवान विष्णु के वंशज हैं, ठीक है। और ये किस बात से पता चलती है? भगवान विष्णु का जो पहला अवतार हुआ था वो कौन सा था? मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। और इस पर एक बुक लिखी थी मुनि मगन सागर ने, ठीक है। वो मीणाओं के ही एक, मीणा जनजाति से ही एक विद्वान व्यक्ति हुए थे, जिन्होंने मीन पुराण लिखी। क्या? मीन पुराण, ये लिख रखा, मीन पुराण, ठीक है। मीणाओं के बारे में बताया गया है इसमें, और ये लिखा गया है कि भगवान विष्णु का जो पहला अवतार हुआ था मीन अवतार या मत्स्य अवतार, ठीक है। और उसमें क्या लिखा गया है कि मीणा है ना, भगवान विष्णु का वंशज बताते हैं खुद को, ठीक है। जो मत्स्य अवतार हुआ था भगवान का, वो क्यों हुआ था कि ये कहानी है ना कि मतलब हयग्रीव, हयग्रीव नाम का कोई राक्षस था, उसने क्या, जो वेद थे हमारे, है ना, उनको समुद्र में डुबो दिया था, है ना, समुद्र की गहराई में ले गया था। तो उसका वध करने के लिए फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। हय ग्रीव राक्षस का नाम, हय यानी अपन हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची होता है हय, है ना, तुरंग वगैरह ये। तो हय मतलब जो राक्षस, शरीर तो मानव का था उसका, लेकिन मुख उसका घोड़े के समान था, ठीक है। तो वो चीज है। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा बात थी, ये हो गई। इसके अलावा मुख्य देवता, जो मीणा जनजाति के जो मुख्य देवता हैं वो है भूरिया बाबा। भील जनजाति के मुख्य देवता या फिर आराध्य देवता कौन थे? तो वो थे केसरिया जी या काला जी, जो कि किसको कहा जाता है? ऋषभ देव जी को। ऋषभ देव जी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी, है ना। और जबकि मैंने जैन संत में भी बता रखी है, लेकिन फिर भी बताई थी, राजस्थान के त्योहार में भी बता रखी है, जिस दिन मेला भरता है उनका उस दिन। और तीसरी बार बता रही हूँ, और आगे और भी पढ़ेंगे अपन, है ना। तो आराध्य देवता थे, आराध्य देवता है मीणाओं के कौन? भूरिया बाबा, ठीक है। भूरिया बाबा की ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, जैसे भील जनजाति, कालाजी या केसरिया की झूठी कसम नहीं खाते हैं, वैसे ही इनको अगर कुछ भी सच बुलवाना हो ना, जैसे कोर्ट में जाते हैं और गीता पे हाथ रखते हैं ना, कि जो बोलूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, है ना। वैसे ही अगर इनसे कुछ भी बात का अगर सच उगलवाना हो तो किसकी? भूरिया बाबा ये कसम दे दो, है ना, ठीक है। तो ये कौन है? आराध्य देवता है मीणा जनजाति के। भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो पड़ता है अरनोद प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। ध्यान रखना, मुख्य क्षेत्र तो बताया गया है जयपुर मीणा जनजाति का, लेकिन मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। या फिर गौतमेश्वर भी बोलते हैं, गौतमेश्वर प्रतापगढ़। गौतमेश्वर, ये अपन ने जब मंदिर पढ़े थे राजस्थान के, उसमें पढ़ा था कि जिस भी भगवान के पीछे ईश्वर ईश्वर लग रखा है ना, तो वो आपको देख के समझना है कि भगवान शिव का मंदिर होगा, ठीक है। तो गौतमेश्वर जी, ठीक है।
ये भी नाम से जाना जाता है। और एक और स्थान है कोसालिया नाम का, है ना, पसोलिया या फिर कोसालिया, जो कि पड़ता है सिरोही में। ये भी देखो साउदर्न साइड का है, साउथ साइड। मुख्य क्षेत्र बताया गया है जयपुर, लेकिन जो मंदिर है मुख्य वो कहाँ पर है। एक ही पूछा जाता है अर्नोद प्रतापगढ़, ये तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है सिरोही वाला, तो ठीक है। मेला, मेला भी यही पड़ता है इनका, अर्नोद प्रतापगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर मेला पड़ता है। और भाई इनकी जनजाति के जो भी जितनी भी बड़ी जनसंख्या में लोग आ सकते हैं, आते हैं यहाँ पर, मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, घूमते फिरते हैं ना, और आनंद लेते हैं जीवन का, ठीक है। इसके बाद अन्य देवता, मैं आपको बताऊं, बुज देवता। ये आसपास अगर आपकी मीणा जनजाति की कोई मतलब घर परिवार हो तो उनसे आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे भी अगर कार्ड वगैरह में देखा हो आपने तो, कि जिनकी विवाह भी हो रखा हो तो नीचे बुज परिवार है ना कोष्टक में, और वो अलग से लिखते हैं। तो जो मीणा जनजाति है उसमें बुज गोत्र भी होती है, और इनके देवी देवता या फिर देवता एक अन्य देवता है, वो कौन से हैं, बुज देवता, ठीक है। खास करके बाकी तो ये है, जब कसम वसम खानी हो तो भूरिया बाबा को, मतलब कष्ट के समय तो किसको याद करते हैं, ये भूरिया बाबा को। और जब खुशी का त्योहार हो कुछ भी, तब बुज देवता को याद करते हैं, ठीक है। देवियां, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। देवियां, अपन जब भील जनजाति पढ़ी थी राजस्थान की, ठीक है, तब उसमें अपन ने मैं दो तीन बातें बताना भूल गई थी जो अपन पढ़ते हैं। एक होती है कंठेश्वरी माता, जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की लोक देवियां, है ना, तब अपन ने पढ़ा था कंठेश्वरी माता, जो कि आदिवासियों की कुल देवी है, ठीक है। आदिवासियों की कुल देवी। अब आदिवासियों में ना तो इन्होंने भील स्पष्ट कर रखा ना मीणा स्पष्ट कर रखा है ना, लेकिन आदिवासी कहीं ना कहीं अपने को भील की ओर ही इशारा करता है, लेकिन फिर भी जनजाति का ही अर्थ मैंने बोला है आपको, आदिवासी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई जनजाति विशेष का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंठेश्वरी माता, ठीक है। कंठेश्वरी माता जो कि आदिवासियों की कुल देवी है। और एक है आमज माता, जो कि जनजाति में पढ़ना, भील जनजाति में आपको पढ़ना था, आमज माता, ठीक है। ये भील जनजाति की आराध्य देवी है, नॉट कुल देवी, आराध्य देवी, ठीक है। कुल देवी और आराध्य देवी में फर्क होता है। कुल देवी तो वो कि आपका मतलब जो कुल में आपके वंश में पहले से मानते, बाप दादा मानते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, है ना, वही लोग वंशज मानते जा रहे हैं उन चीज को। और आराध्य देव मतलब यूं है कि अपने किसी देव, किसी विशेष देव के प्रति अगर अपनी आस्था जागी है और अपना वो काम पूरा भी हो गया है ना, उनको मन में लेके अपन ने जो धारणा बनाई थी, तो अपने लिए वो आराध्य देव हो जाएंगे। एक तो कुल के देवता अलग ही चल रहे हैं और वो अपने आराध्य देवता हो जाएंगे, ठीक है। तो आराध्य देवी, सॉरी, आमज माता, ठीक है। आमज माता का मंदिर है रिछेड़ राजसमंद में, रिछेड़ राजसमंद में। ये भीलों की आराध्य देवी है, ठीक है। और एक, हाँ, मीणाओं के बारे में बताती हूँ आपको। ये तो भीलों के बारे में बताया मैंने आपको, ये चीज साइड में नोट कर लेना आप। नारायणी देवी, ठीक है, नारायणी माता, सॉरी, मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो नारायणी माता की पूजा करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, एक होती है नारायणी देवी। नारायणी देवी सती माता है ना, रानी सती। जब अपने लोग देवियां पढ़ी थी तो ये पढ़ा था, रानी सती का मंदिर है झुंझुनू में, है ना। भाद्रपद अमावस्या को उनका मेला लगता है, जिनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी, है ना। इनके पिता पति का नाम था तंदनदास अग्रवाल, है ना। तो वो नारायणी देवी वो अलग है, जिन्हें की रानी सती कहा जाता है, जिनका मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में। और ये नारायणी माता अलग है। नारायणी माता नाई जनजाति, नाई जाति की से थी, खुद भी स्वयं भी, है ना। तो ये नाई जो जाति है उसकी तो कुल देवी है, क्योंकि खुद भी वहीं से थे, उसी कुल से थी। तो नाई जाति की जो कुल देवी है वो नारायणी माता है। लेकिन मीणा जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, है ना। पुजारी कौन होते हैं, मीणा जनजाति के। नाई जाति की तो ये कुल देवी है, लेकिन इनके जो पुजारी होते हैं नारायणी माता के, वो कौन होते हैं, मीणा जनजाति के। क्यों, मैं आपको बताऊं, नारायणी देवी, नारायणी माता के बारे में एक ऐसी स्टोरी, कहानी बताई जाती है कि जब उनकी शादी हुई थी, है ना, और शादी होने के बाद उनका मुकलावा होता है। तो मुकलावा हुआ था तो दोनों पति पत्नी जा रहे थे, नारायणी माता अपने पति के साथ जा रही थी, रास्ते में रात हुई तो विश्राम के लिए कई पेड़ के नीचे रुके कि यहाँ सोएंगे, सुबह में निकल लेंगे। तो रात को कोई सांप ने आके उनके पति को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में ही। अब देखो, जिस दिन शादी हुई उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई पति की। तो फिर सुबह उठ के देखा तो पति तो मृत अवस्था में पड़े हैं। वहीं पर मीणा जनजाति के लोग लकड़ियां काट रहे थे, है ना, लकड़हारे का काम कर रहे थे, लकड़ियां काट रहे थे। तो नारायणी माता ने बोला कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, उनकी मृत्यु हो गई है, तो लकड़ियां थोड़ी बिछा दो और मुझे आग लगा देना आपकी
कृपा मतलब सहायता कर दो मेरी ये। तो इस सहायता की वजह से फिर इन्होंने ऐसा मानते हैं कि नारायणी माता ने वरदान दिया था ऐसा कुछ कि भाई तुम मेरी पूजा तुम ही करना है, ऐसा वैसा कुछ, ये कहानी है इसके पीछे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नारायणी माता के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? मीणा जनजाति। इसके बाद विवाह। विवाह की बात करूं तो एक शब्द आता है बड़ालिया, है ना। बड़ालिया शब्द वैसे तो ये सभी नॉर्मल जातियों में अपने भी चलता है कि कोई भी जैसे संबंध करवा रहे हैं, लड़का लड़की, है ना, बिचौलिया जिसको बोलते हैं ना, बड़ालिया फिर बिचौलिया लिख लो आप, बिचौलिया। ये किस शब्द किससे संबंधित है? वैसे तो ऑल ओवर सबसे संबंधित है, लेकिन ये शब्द संबंधित है किससे? मीणा जनजाति में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो बड़ालिया मतलब उसको बोलते हैं बिचौलिया, जो होता है जो संबंध करवाता है, और मोस्टली यही होते हैं, मामा जी फूफा जी हैं, काका जी फूफा जी ज्यादा होते हैं, मामा जी और फूफा जी, है ना, तो वही है बस। विवाह। वैसे तो विवाह के अपन कई प्रकार पढ़ेंगे। गरासिया जनजाति जो है उसमें विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं और क्वेश्चन भी उसी में से पुट होते हैं, लेकिन इसमें एक है मोरनी मांडना विवाह। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मोरनी मांडना विवाह, मोरनी मांडना विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो मीणा जनजाति से। या फिर एक और है लीला मोरिया संस्कार। लीला मोरिया संस्कार, ये विवाह से संबंधित एक रस्म होती है या फिर संस्कार होता है। तो इन दोनों का जो संबंध है, मोरनी मांडना विवाह या फिर लीला मोरिया संस्कार, किस जनजाति से संबंधित है? ये तो मीणा जनजाति से, है ना, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये मोरनी मांडवा विवाह अलग है और मोर बांधना विवाह अलग है ना। मोर बंदिया विवाह, मोर बंदिया और ताड़ना विवाह वो तो गरासिया जनजाति में पढ़ेंगे। आपको माइनर सा डिफरेंस है, आपको चीज ध्यान रखनी है, मोर बंदिया और मोर मांडना, ठीक है। इसके बाद वर्ग। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपराधिक जनजाति, है ना, मीणा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसे आपराधिक जनजाति का दर्जा दिया गया था, है ना। मतलब एक टाइप से ये वर्ड एक कलंकित करने वाला वर्ड होता है नीचे सा, जैसे कि जराइम पेशा कानून आपने सुना होगा, 1952 में हटा दिया गया था फिर इसको। उसमें भाई मीणा जनजाति की ऊपर इतना जुल्म मान लो एक टाइप से, कि ये किया जाता था कि इनको डेली तो थाने में हाजिरी देने जाना होता था, पुरुष औरतें सबको, है ना। 12 वर्ष से ऊपर जो भी हैं, है ना, जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर है, अधिक है, सारे लोग डेली थाने में हाजिरी लगाने जाते थे, है ना। कि उनका यूं है कि भाई आपराधिक जनजाति, क्योंकि आसपास जितने भी अपराध हो रहे थे, जैसे चोरी चकारी, हत्या करना, किसी को मारना, एक्सीडेंट, कोई भी चीजें हो रही थी, तो मोस्टली इन्हीं जनजाति के लोग मतलब शक की नजर में आ रहे थे। तो सरकार को यूं लगा कि ये तो आपराधिक जनजाति है ना, अपराधी प्रवृत्ति वाली, तो इसे आपराधिक जनजाति वाला टैग दे दिया था, है ना। फिर जराइम पेशा कानून आप पढ़ना इसके बारे में। तो आप सोचो अभी तो अपने लगभग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के पास में थाने होते हैं, तब थाने होते थे सिर्फ तहसील लेवल पर, है ना, कम से कम 30 किलोमीटर दूर। अब सोचो, और कोई साधन भी नहीं था उस टाइम, तो उस जमाने की बात है, साधन भी नहीं था, तो डेली उठकर खाना खा के औरतें और आदमी निकलते थे, पूरे दिन चल कर जाना और वहां पर हाजिरी लगा के वापस शाम तक आना। तो उनका कुछ कमाने का काम तो हो ही नहीं पाता था ना, उनके दिन ऐसे ही जा रहे थे कि भाई जिंदगी ऐसे में जानी है, कि हम पैदा इसलिए हुए हैं कि थाने में क्या हाजिरी कर के आए डेली, है ना। लेकिन 1952 में फिर इसको हटा दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपराधिक जनजाति, है ना, आपराधिक जनजाति का दर्जा जो टैग दिया था वो किसको दिया था? मीणा जनजाति को, लेकिन अब बाद में तो हटा दिया, ठीक है। वर्ग, वर्ग की अगर अपन बात करें तो मीणा जनजाति में मुख्यतः मुख्यतः बता रही हूँ, बाकी तो कई वर्ग हैं, मुख्यतः 2 वर्ग हैं। एक तो है जमींदार मीणा, जो कि मैंने आपको बताया, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, इस क्षेत्र में पाया जाता है। एक है चौकीदार मीणा, ठीक है। जमींदार मीणा जो कि उनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, खेती करते थे, कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे। भाई जिनके पास जमीनें होती है वो ओनली केवल मात्र कृषि नहीं कर सकते, पशुपालन भी करते हैं, क्योंकि कृषि के लिए खाद भी तो चाहिए, है ना। बाहर से कितना डालोगे आप, ऑर्गेनिक खाद भी तो चाहिए, तो पशुपालन से उनके गोबर से ही संभव है वो, ठीक है। और बाहर से लाओ तो कितना लाओगे आप, महंगा पड़ता है ना, ऑर्गेनिक खाद कितना महंगा आता है। तो ये पशुपालन और कृषि करते थे, इनके बीच में लिख लेना, है ना, पशुपालन और कृषि करते थे।
चौकीदार मीणा, इनके पास अपने खुद की जमीन नहीं थी और ये क्या स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, खुद की जमीन तो है नहीं है ना, तो मूढ़ी आदमी की थोड़े टाइम इधर 1-2 साल इधर चौकीदारी कर ली, फिर जगह चेंज कर ली और वहां पर चौकीदारी कर ली, क्योंकि अस्थायी थे ना। जनजातियों का तो यही होता है, जिनके पास जमीन है वो जमीन छोड़ के जा नहीं सकते, और ये तो घूमते फिरते थे, वही घुमंतु वाला सीन हो गया। ठीक है, चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा को पुराना वासी कहते हैं, ये आप और साइड में लिख लेना, पुराना वासी, यहाँ लिख रही हूं मैं पुराना वासी। जमींदार मीणा को पुराना वासी कहा जाता है, और चौकीदार जो मीणा थे उनको नया बासी कहा जाता है, नया बासी या नया वासी। क्यों? क्योंकि सबसे पुराने जो मीणा थे वो थे जमींदार मीणा, उनके पास खुद की अपनी जमीन थी, और फिर क्या जनजाति के तो वही बताया ना, कोई करियर की टेंशन ना कुछ है ना। वैसे तो ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, लेकिन यही होता था, पहले की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या शराब वराब के चक्कर में है ना, और मौज मस्ती के चक्कर में जमीन वगैरह गवा दी है ना, फिर बाद में चौकीदारी करने लगे पेट पालने के लिए, है ना। तो ये पुराने थे, पुराना वासी, फिर उनसे नए जमींदार चौकीदार मीणा निकले, वो कौन, नया वासी नाम दे दिया इनको। वैसे और भी मुख्यतः 2 वर्ग है इनके, जमींदार और चौकीदार। चौकीदार मीणा पाए जाते हैं सिक्कर झुंझुनू साइड में, ठीक है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, और ये तो मैंने आपको बता दिया किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक चीज है ना, चौकीदार, वैसे तो मीणाओं के कई प्रकार हैं, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा, प्रतिहार मीणा है ना। प्रतिहार मीणा उन्हें कहते हैं कि जो छापामार युद्ध जो प्रणाली थी उसमें कुशल हुआ करते थे, है ना, अच्छे से आता था उनको वो युद्ध, ठीक है। छापामार युद्ध प्रणाली से किसने युद्ध किया था इतिहास में, आप मुझे कमेंट में बताओ, ये चीज आप कमेंट में बताना मुझे। वैसे तो अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगी आपको अच्छे से, लेकिन छापामार युद्ध प्रणाली और एक और गोरिल्ला युद्ध प्रणाली है ना, किसने यूज किया था इनका, ठीक है। क्या वो मेवाड़ से संबंधित थे वो शूरवीर, या फिर मारवाड़ से संबंधित थे, अब मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। चौकीदार मीणा, जमींदार मीणा, प्रतिहार मीणा, और इसके अलावा रावत मीणा भी होते हैं ना। और रावत मीणा वो कहलाए जो ऐसा मानते हैं कि वो क्या राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, वो रावत मीणा। प्रतिहार मीणा हो गए। सुरतेवाल मीणा, जो मीणा सैनी मतलब माली समाज के साथ संबंध स्थापित करते थे, वैवाहिक संबंध, वो सुरतेवाल मीणा हो गए। आगे चौथिया मीणा जो चौथ कर वसूलते थे, जो वहां पर मुख्य मार्ग निकलता था, है ना, राजमार्ग, उन पर जाने वाले यात्रियों से चौथ कर वसूलते थे। वो कौन, कि ये तो हमारा एरिया है, आप हमें कर दो। जैसे कि भील जनजाति की मैंने आपको बारे में बताया था कि अभी भी ऐसा होता है वहां पर, है ना, रास्ते में आने जाने वालों से वो लूट लेते हैं, कोई गहने हो कुछ भी चीर फाड़ करके, ठीक है। वैसे ये कर वसूलते थे, चौथिया मीणा कहलाए वो, है ना। तो कई प्रकार है मीणाओं के, वो चीजें तो, लेकिन मोस्टली जो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नृत्य के बारे में बात करें, भील जनजाति के बारे में इतने नृत्य पढ़े थे अपने, है ना, गेर गौरी, द्विचक्री, हाथी मन्ना, युद्ध, नेजा, है ना, वो सारे। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नृत्य है, वो है नेजा, जो कि भील तथा मीणा दोनों के द्वारा किया जाता है। नेजा युद्ध मैंने बताया था आपको कि नेजा नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य जो करते समय नकली युद्ध का आभास होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नकली युद्ध किया जा रहा है ना। क्या था इसमें, औरतें एक डंडे पर नारियल को बांध देती है ना, और फिर ऐसे ऊंचाई पर रखती है उसको, पुरुष आते हैं उस नारियल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और महिलाएं पुरुषों से उस नारियल की रक्षा करती हैं, है ना। तो दोनों ऐसे लड़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि नकली युद्ध का आभास हो रहा हो, ठीक है। तो वो जो नेजा नृत्य है वो दोनों जनजातियों द्वारा किया जाता है, भील और मीणा, ठीक है। दोनों जनजातियों के स्त्री और पुरुष भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुखिया, आपने एक वर्ड सुना होगा, आज भी गांव में हर एक जाति में वर्ड सुनने को मिलेगा, पटेल, ठीक है। तो पटेल शब्द का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, वो है मीणा जनजाति से। वैसे तो सबको ही बोलते हैं आजकल पाटीदार, धाकर समाज में पटेल होते हैं, पाटीदार में पटेल होते हैं, है ना, गहलोतों में पटेल होते हैं। जो भी हो, पटेल का मतलब आज भी गांव में ये समझा जाता है कि सामाजिक या फिर आर्थिक दृष्टि से जो समृद्ध हो, है ना। और मोस्टली जो गांव में जैसे पंचायत होती है ना, आज भी कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं होते हैं, खास करके विशेष तौर पर जनजातियों में तो, है ना। इनके चाहे कौन से भी प्रथा करनी हो, जैसे कि शादी हो गई है, वही अपने छेड़ा फाड़ना पड़ा है ना भील जनजाति में, अगर डाइवोर्स करना हो, किसी की नी जम रही हो, है ना, किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर XYZ कुछ भी चीजें, जैसे कि अपनी पत्नी छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ रहने लग गई हो,
कुछ भी चीज हो तो उसमें क्या गांव के पंच लोग होते हैं, उनको बोलते हैं पंच, है ना। तो वो लोग बैठते हैं और वही फैसला करते हैं ना, तो वो भी पटेल का उनको संज्ञा दी जाती है। तो उसका जो मुखिया होता है वो होता है पटेल, ठीक है। एक टाइप से सरपंच समझ लो, है ना जनजातियों में। तो पटेल शब्द का जो संबंध है वो किससे है? मीणा जनजाति से। वैसे तो सब में ही होता है। मीन पुराण मैंने आपको बताई थी अभी कि मीणा जनजाति के एक विद्वान व्यक्ति हुए हैं मुनि मगन सागर, है ना। उन्होंने मीन पुराण लिखी है और इसमें बताया है कि मीणा खुद को क्या भगवान विष्णु के वंशज बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई है, अपने ये चीज कवर कर लिए आज, ठीक है। ऑल ओवर सारी चीजें बता दी है मैंने आपको। तो मीणा जनजाति आज कवर हो गई है। कल अपन पढ़ेंगे गैरासिया या फिर सहरिया जनजाति। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, आपराधिक जनजाति, ठीक है। आपराधिक जनजाति, वो जो लोक देवी के बारे में बताया मैंने आपको कि कौन सी देवी का किससे संबंधित संबंध है। नारायणी माता अलग है, नारायणी देवी अलग है, ठीक है। मेन है भूरिया बाबा, इनके मेले कहाँ पड़ते हैं? अरनोद प्रतापगढ़, ये वाला ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही आता है, इसके अलावा नहीं आता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।